आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप बैक टू बैक वीडियोज देख रहे हो और क्योंकि जो वीडियो देख रहा है उसको पता है कि आगे वाला टॉपिक कौन सा आने वाला है। मैं बता देता हूं कि इससे आगे अपन क्या पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास है वो कंप्लीट होगी तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इससे आगे वाले वीडियो में क्या आएगा और अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पीछे वाली क्लास में अपन ने हॉल के बारे में पढ़ा था और हॉल के बारे में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़े थे। और यहाँ पर हॉल क्यों पढ़ा था, क्योंकि ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान पैदा हो गया था और यहाँ से ही एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हो गया था। बाई सीक्वेंस से अपन ने पूरा पढ़ा था। उसके आगे अपन चलते हैं तो अपन कह रहे थे जैसे कि अर्धचालक होते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे पास लाइट लगी हुई है और वो कैसी लाइट है, एलईडी लाइट लगी हुई है और इस एलईडी लाइट में कोई सिलिकॉन लगा हुआ है या जर्मेनियम लगा हुआ है, मीन्स कोई अर्धचालक लगा हुआ है। तो अपन इन अर्धचालकों को कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल बातें क्या होती है, दो प्रकार से। पहला क्या होता है, नेज अर्धचालक, दूसरा कौन सा होता है, अपद्रव्य अर्धचालक। लेकिन ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर जो अर्धचालक होते हैं उनको मुख्यतः फिर से दो प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, मीन्स अर्धचालकों में जो बैंड अंतराल अपने को मिलता है, किस आधार पे, जो बैंडों के बीच का अंतराल है, इस बैंड अंतराल के आधार पर अपन ये कहेंगे कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, साथ ही ले लेते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। मीन्स आपसे ये पूछा जाएगा कि बैंड अंतराल कितने प्रकार का है, तो आप क्या कहोगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। यहाँ पर अपन दो बातें काम मिलेंगे, एक तो एनर्जी ई, क्योंकि हॉल में आती है एनर्जी ई, दूसरा संचरण नियतांक के। तो ई की कौन सी, मतलब के की कौन सी वैल्यू पर आपको किस प्रकार की एनर्जी मिल रही है, उस आधार पर ही अपन क्या डिस्कशन करेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। यदि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके लिए, यहां दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये वाला देखिए, मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, एक बैंड को मैं यूँ दर्शा देता हूं और दूसरा बैंड मान लो ये, ऐसे ही एक बैंड। मीन्स इसको यदि यूँ मैं कहूँ तो आपको लग रहा होगा एक बैंड, और यहाँ यदि मैं यूँ कहूँ आपको तो आपको लग रहा होगा दूसरा बैंड। ऐसा ही एक डायग्राम और बनाऊँ, लैंग्वेज डायग्राम के बाद बताएंगे ताकि बहुत अच्छा समझ आए आपको। ठीक, एक तो मैंने ये बना दिया जी और दूसरा मैंने ये बना दिया, और मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है वो ई और किसके बीच में है, के बीच में। ग्राफ किसके बीच है, ई और के। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये वाला बिंदु ए नाम दे दो, ये वाला बिंदु बी, इसको ओ दे देते हैं। तो अपने को देखने से क्या लग रहा है कि इस के की एक ही वैल्यू पर अपने को दोनों बैंड मिल रहे हैं। मीन्स नीचे वाले बैंड का अपर पॉइंट और ऊपर वाले बैंड का लोअर पॉइंट के की सेम वैल्यू के ऊपर लाई करते हैं। मीन्स के सेम वैल्यू लाई। समझ आई बात, फिर से सुनिएगा, थ्योरी है थोड़ी। इस डायग्राम को देखकर आपको क्या लग रहा है कि इधर के लिखा हुआ है, इधर ई लिखा हुआ है, और ये जो दोनों बैंड है वो एक ही लाइन पर आके मिल रहे हैं। मीन्स लोअर बैंड का अपर और अपर बैंड का लोअर पॉइंट, दोनों पॉइंट के की सेम वैल्यू के ऊपर अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब के की सेम वैल्यू होती है तब जो बैंड, बस इसी डायग्राम से होगा पूरा, तब जो बैंड होता है उसको आप क्या कहते हो जी, प्रत्यक्ष बैंड अंतराल। समझ आ गई बात। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा के की कोई मान है, यहाँ पे भी के का कोई मान है। ठीक है, तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि इस एक ही लाइन के ऊपर ये दोनों बैंड नहीं है। मीन्स ऐसे बैंड अंतराल जिसमें दोनों बैंड के की अलग अलग वैल्यू के ऊपर लाई करते हैं या मैच होते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे जी, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। मीन्स इस वाले डायग्राम के लिए जो बैंड अंतराल है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। फिर से डेफिनेशन सुनिएगा, यदि संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर है ना, तथा
चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर एक ही रेखा के ऊपर मिलते हैं तो जो बैंड बनता है उसको प्रत्यक्ष ऊर्जा बैंड अंतराल कहा जाता है। और यदि के का मान अलग अलग अपने को मीन्स दो अलग अलग पॉइंट मिलते हैं तब जो बैंड अंतराल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था, एक लेड होता है और दूसरा क्या, सिलिकॉन। यदि यहाँ पे मैं एक नाम और लिखूँ लेजर, तो लेड और लेजर किस प्रकार का बैंड अंतराल अपने लिए शो करेंगे। ठीक है, तो चाहे लेड हो चाहे लेजर हो, प्रत्यक्ष प्रकार का बैंड, एग्जाम्पल ध्यान रखना, प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल क्या होगा, लेड होगा और साथ में क्या होगा, लेजर होगा। उसी प्रकार जो अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल है उसके भी दो एग्जाम्पल ध्यान में रख लो। एक तो सिलिकॉन होता है, नहीं सिलिकॉन नहीं, डायोड और ट्रांजिस्टर। क्या ध्यान रखो आप, डायोड और ट्रांजिस्टर। ये छोटा सा टॉपिक था, रह गया था तब आपको करवाया इस क्लास में, समझ आई बात। एग्जाम्पल बता दिया आपको, लेड और लेजर है तो अप्रत्यक्ष, डायोड और ट्रांजिस्टर है तो प्रत्यक्ष। अब बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला है, अपन ने थ्योरी पढ़ी है, डेरिवेशन भी तो होता है। अब अपन पढ़ेंगे जो होल पैदा हो रहा था उस होल के आधार पर किस प्रकार का प्रभाव पैदा होता है, मीन्स अपन पढ़ेंगे होल प्रभाव। ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस चैप्टर में दो ही टॉपिक बचे हैं, एक तो होल प्रभाव बचा है, दूसरा बचा है क्रोनिग-पेने मॉडल। ठीक है ना, पहले अपन होल प्रभाव पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं क्रोनिग-पेने मॉडल। पता लग गया होगा आपको कि नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा है, होल प्रभाव। तो होल प्रभाव में किस प्रकार की व्याख्या आप करते हो, ध्यान रखिएगा। होल प्रभाव एक ऐसा प्रभाव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेते हैं अपन और मैग्नेटिक फील्ड भी लेते हैं। मीन्स यदि दोनों फील्ड अपने पास अवेलेबल है तो अपन क्या कह सकते हैं, कोई ना कोई लोरेंज फोर्स वहाँ पे पैदा होता है। लोरेंज फोर्स क्या होता है जी, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी काम करता है। यदि मैं कहूँ फॉर्मूला क्या है तो आपको सबको पता होगा, F = Q प्लस नहीं E प्लस क्यू V क्रॉस P। इस प्रकार का फॉर्मूला किसका होता है, लोरेंज फोर्स का होता है। ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो होल प्रभाव आपको क्या बताएगा, सुनिएगा ध्यान से, एक डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि कोई भी अर्धचालक का मटेरियल है और उस अर्धचालक के मटेरियल को अपन इस प्रकार से अरेंज करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, यदि आप वीडियो देखो तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देना। ठीक है, ये कोई अर्धचालक की पट्टिका है अपने पास। ठीक है, और अपन ये कह देते हैं इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है वो b है, इसकी मोटाई क्या है t, और इसकी जो लंबाई है वो क्या ले लेते हैं अपन l। मीन्स l लंबाई, b चौड़ाई व t मोटाई की कोई अर्धचालक की पट्टिका है, जिसके इन दोनों सिरों के ऊपर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों सिरों पर कोई वोल्टेज सोर्स V लगा हुआ है। ठीक है, यदि V लगा है नेगेटिव साइन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर यहाँ कोई क्या बहेगी, करंट I बहेगी। इतनी बात समझ आई। इसके वोल्टेज का मेजर, एक तो ये वोल्टेज हो गया, प्रॉपर वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए एक वोल्ट मीटर अपन और लगाते हैं, और वो कहाँ पे लगाते हैं, ये वाला पॉइंट, मीन्स VH। VH का मतलब क्या, होल के कारण जो वोल्टेज पैदा होगा वो वाला मेजरमेंट ये करेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पट्टिका रखी हुई है इसके लंबवत दिशा में अपन डायरेक्शन लेंगे, BZ डायरेक्शन में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्योंकि वोल्टेज है तो इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E भी होगा। डायग्राम समझ आया, क्या किया अपन ने, कोई आयताकार पट्टिका ली है जिसके लंबवत Z दिशा में क्या है, BZ, और इस BZ के लंबवत दिशा में ही क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तब जो धारा बहती है, सुनना ध्यान से, एक तरफ अपन ने क्या ले लिया, BZ, दूसरी तरफ अपन ने क्या ले लिया, EZ, मीन्स इसको अपन EH बोलेंगे। तो जो धारा बहती है वो इन दोनों के लंबवत इस वाली डायरेक्शन में क्या बहती है जी, धारा। तो यही क्या होता है, होल प्रभाव। मीन्स जब किसी
चालक या अर्धचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में धारा प्रवाहित हो तो विद्युत क्षेत्र इन दोनों के लंबवत होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? हॉल प्रभाव कहते हैं। लैंग्वेज मैंने समझाई आपको, ठीक है, पूरा बता दिया। फिर से सुन लो एक बार। हॉल प्रभाव क्या होता है? जब किसी भी चालक हो सकता है, ये जो पट्टिका होती है वो चालक भी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? अर्धचालक भी हो सकती है। जब किसी चालक या अर्धचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत तल की दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो समतल के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, तो क्या समझा अपन ने? इधर मैंने क्या लगा दिया जी? मैग्नेटिक फील्ड BZ लगा दिया। ठीक है, देखिएगा यहाँ यदि मैं BZ में कहूँ धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पैदा हो रहा है? यहाँ पे EH। समझ आया? डायग्राम थ्योरी समझ आई। अब डेरिवेशन शुरू करेंगे, बहुत आसान है। तो डेरिवेशन शुरू करने के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि लगने वाला लोरेंज बल, ठीक है ना, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन है, धारा x दिशा में जा रही है, ठीक है, धारा x दिशा में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का वेग अपन क्या मान सकते हैं? Vx मान सकते हैं। तब इसके कारण लगने वाला जो बल होता है F, उसका मान क्या होता है? Q। V क्रॉस क्या हो गया जी? B। समझ आ रही है बात? लगने वाला बल F क्या हो गया? Q V क्रॉस B। अब वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में है जी? X डायरेक्शन में। B कौन सी डायरेक्शन में? Z। तो F इक्वल Q। समझना, पूरे को समझने वाला कॉन्सेप्ट है। Vx यहाँ पे क्या आ गया? I क्रॉस BZ। साथ में क्या आ गया जी? J। I क्रॉस J क्या होता है? I क्रॉस J क्या होता है? नहीं, J क्यों आ गया? Z दिशा में है तो क्या आ गया? और I क्रॉस K क्या होता है? माइनस I होता है। तो F किसके इक्वल आ गया? माइनस Q Vx BZ। और साथ में क्या आ गया? J कैप। J कैप आपको क्या बता रहे हैं? कि लंबवत दिशा में आपको क्या मिलेगा? बल का मान मिलेगा। ठीक है, और Q क्या होता है? आवेश का मान। तो F इक्वल टू माइनस E Vx, साथ में क्या आ गया? BZ इंटू, इसको अपन ने क्या मान लिया? समीकरण 1। मैं डायग्राम मिटा देता हूँ, अब आगे काम में नहीं आएगा क्योंकि सदिश के सारे कॉन्सेप्ट आगे काम में आने वाले हैं। ठीक है ना, और जब आप वीडियो देखो थोड़ा सा स्किप कर देना जहाँ डायग्राम अपन ने बनाया था। तो समझ आया बल F का मान कैसे निकाला अपन ने? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब यदि अपन कहें कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी, मीन्स जब ये पट्टिका अपन ने रखी है तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किसके बराबर होगा जी? मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। मीन्स दोनों संतुलन की अवस्था में रहेंगे। यदि दोनों संतुलन की अवस्था में रहेंगे तो उन पर लगने वाला बल F किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। मीन्स अपन ने क्या कहा कि बल F का जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? Q। पहले किसकी टर्म आती है? E, प्लस क्या आता है? V क्रॉस B। ये लो V क्रॉस B। क्या अपना काम हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अपने को डायरेक्शन शो करनी है। अपन E मान लेते हैं, क्या है? लंबवत की डायरेक्शन में EH। EH का मतलब होल के कारण पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। V किस दिशा में है? X। B किस दिशा में है जी? Z दिशा में। समझ आई इतनी बातें? ठीक है, अब यदि अपन कहें सेचुरेशन कंडीशन, सेचुरेशन कंडीशन में लगने वाला बल F किसके बराबर है जी? 0। मीन्स 0 किसके इक्वल हो गया? QEH प्लस Vx क्रॉस क्या हो गया? BZ। ये आपको दिशा बताइए कि दिशा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हुआ अपना। मल्टीपल कर दीजिएगा। 0 इक्वल QEH प्लस Q Vx क्रॉस BZ। आगे अपन बढ़े तो QEH दैट इक्वल Q Vx क्रॉस क्या हो गया? BZ। नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, और दोनों तरफ Q है तो Q से Q चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। EH इक्वल Vx इंटू क्या? BZ। साथ में साइन क्या है? नेगेटिव साइन है। मीन्स EH क्या मिल गया आपको? Vx इंटू
बी जेड, यदि आप डायरेक्शन शो करो तो क्या हो जाएगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा जी। समझ आ रही है बात। मैग्नीट्यूड यदि अपन इसका लें तो ई एच, मैग्नीट्यूड में हटा देते हैं इनको, तो वी एक्स इंटू क्या निकल के आ गया बी जेड, और इसको क्या मान लिया इक्वेशन। तो ये आपको डायरेक्शन वाली टर्म बताइए कि वी एक्स और बी जेड की डायरेक्शन क्या होगी जे। देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार की सिचुएशन यदि बन जाए नेगेटिव, तो आप जैसे ही मैग्नीट्यूड लोगे तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा जी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ, यहाँ तक समझ आया ना कि ई एच की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली। यदि यहाँ से आपको Vx की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, आगे Vx निकालना होता है तो क्या बोल सकते हैं अपन, ई एच, Vx किसके इक्वल हो जाएगा ई एच अपॉन बी जेड, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो धारा बहेगी, यदि धारा बहेगी तो वहाँ पर धारा घनत्व भी पैदा होगा। सुनना ध्यान से, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, क्या फ्लो हुई, धारा फ्लो हुई, और अपने को पता है अपन एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू क्या होता है एरिया ब्रेथ, तो धारा घनत्व जे क्या होता है आई अपॉन एल। लेकिन अपन सीधा इसका जो करेक्टेड फॉर्मूला है वो काम में लेंगे। धारा घनत्व जे की परिभाषा से, और अर्धचालकों के लिए धारा घनत्व जे का मान आपने निकाला था शायद, एन इंटू एन ई वी डी, क्या निकाला हुआ है एन ई वी टी, ये पढ़ा है आपने पहले, लेकिन अपने को इस फॉर्म में लाना है। तो J इक्वल टू एन ई आवेश है तो Q इंटू क्या हो गया एन, वी डी अपने लिए क्या है जी वी एक्स, साथ में क्या आ गया वी एक्स। समझ आई बात, ये प्रूव कर चुके 12th क्लास में आप, ठीक है ना, और सेकेंड ईयर में भी प्रूव कर चुके जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ी थी। J इक्वल टू क्या हो गया Q इंटू एन, साथ में क्या आ गया वी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए यहाँ सॉल्यूशन ई एच निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वी एक्स पता होना चाहिए, तो वी एक्स निकालिएगा। यदि ये एक्स दिशा में है, ठीक है, तो ये जे भी किस दिशा में होगा, एक्स दिशा में होगा, ठीक है ना। जिस तरफ धारा की दिशा उसी तरफ किसकी दिशा होती है, जे की दिशा होती है। तो जे एक्स वी एक्स इक्वल टू जे एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यू, इसको अपन मान सकते हैं इक्वेशन 4। समझ आ रही है बात, मीन्स समीकरण 2 में ये वाली वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। देखिएगा समीकरण 2 व 4 से क्या मिला अपने को, ई एच इक्वल जे एक्स बी जेड अपॉन क्या मिला एन क्यू। नेक्स्ट ई एच, इस वाले को मैं नीचे ले आता हूँ, अपॉन जे एक्स मल्टीपल बाई बी जेड, किसके इक्वल हो गया जी 1 अपॉन एन क्यू। समझ आई यहाँ तक बातें, कुछ भी नहीं किया अपन ने, बस इधर का उधर किया है, बस यहाँ से अपना रिजल्ट आने वाला है। ये जो मान आपके पास निकल रहा है 1 अपॉन एन क्यू, इसी मान को क्या कहते हैं जी, होल गुणांक आर एच कहते हैं। समझना वापस से, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल रही है 1 अपॉन एन क्यू, उसी को क्या कहते हैं अपन, होल गुणांक आर एच कहते हैं। मीन्स 1 अपॉन एन क्यू इक्वल किसके है, आर एच के। देन अपन क्या लिख सकते हैं, आर एच इक्वल ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड, और यही मान किसके बराबर होता है 1 अपॉन एन क्यू। होल प्रभाव बताया था आपको कि कैसे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, उसके बाद कैसे अपने इसका डिस्कशन। कोई आयताकार प्लेट ली, आयताकार प्लेट लेने के बाद अपन 1 बाई 1 डायरेक्शन शो की पहले, तो डायरेक्शन शो करने के बाद लोरेंज लगाया। लोरेंज में जब सेचुरेशन कंडीशन आती है तो बल बराबर हो जाता है। आगे चले अपन, जैसे ही यहाँ तक पहुँचे तो बस यहाँ ध्यान रखना कि 1 अपॉन एन क्यू के मान को ही क्या कहते हैं, होल गुणांक आर एच कहा जाता है। आपका काम यहाँ तक हो चुका कि होल क्या है और होल गुणांक के लिए जो लैंग्वेज है या डायग्राम है वो क्या है और होल गुणांक का मान क्या है। तो आप कह सकते हो 1 अपॉन एन क्यू का मान ही क्या है, होल गुणांक। और ये आता है, ऐसे याद रखो, R इक्वल टू ई अपॉन जे बी। जैसे याद रखोगे आर एच इक्वल ई अपॉन जे बी, और वही किसके बराबर होता है एन क्यू। लेकिन ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि होल गुणांक का मान आप गतिशीलता के पदों में ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने कि इस होल के लिए गतिशीलता क्या होगी, गतिशीलता मीन्स मोबिलिटी, ठीक है, जायज़ बात है।
और गतिशीलता गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेग है तो म्यू क्या होता है? Vx/E। ठीक है ना, आप ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉन का वेग E इक्वल टू क्या होता था? म्यू ई। और एक फॉर्मूला और आता था J किसके बराबर होता था? सिग्मा। इन दोनों में आप कंफ्यूज रहते थे, कभी J की जगह ये रख देते थे। ध्यान रखना, V क्या होता है? म्यू ई, और J क्या होता है? हमेशा सिग्मा ई। जहाँ पे सिग्मा क्या होती थी? चालकता होती थी। सिग्मा क्या है जी? चालकता। और म्यू क्या है? गतिशीलता। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है? गतिशीलता ही निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा आप कैसे आप आगे बढ़ोगी। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, म्यू इक्वल वी कौन सी दिशा में है जी? एक्स दिशा में है। और ई कौन सी दिशा में है? मतलब ई की जगह ई एच ले रखा है अपन ने। ठीक है, ये लो ई एच। पीछे एक इक्वेशन आया था और यहाँ पे लिखा हुआ था ई एच का मान क्या था? Vx इंटू बी जेड। ई एच क्या था? Vx इंटू बी जेड, यहाँ लिखा हुआ था फाइनली। ठीक है ना, तो मैं कहूँ आपको कि Vx क्या निकला यहाँ से? तो ई एच डिवाइडेड बाई बी जेड। Vx का मान क्या होता है? ई एच डिवाइडेड बाई बी जेड। गतिशीलता आपको चाहिए यहाँ से, कैसे करेंगे देखिएगा। म्यू इक्वल टू Vx, ई एच नहीं, ई एक्स होता था, ई एक्स। Vx की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कर दी अपन ने Ex। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? EH, या फिर क्या आ गया? Bz। मीन्स गतिशीलता म्यू किसके पदों में लिखी है अपन ने अभी तक? EH के पदों में लिखी है, लेकिन अपने को तो होल गुणांक के पदों में चाहिए। ठीक है, इतना काम हुआ अपना। अब होल गुणांक आप कैसे लाओगे? EH अपॉन बी जेड का मान क्या होता है? अभी वहां पे लिखा हुआ है देखो, EH अपॉन बी जेड क्या हो जाएगा? EH अपॉन बी जेड, JX से मल्टीपल हो जाएगा। वो इक्वेशन यहाँ रखोगे तो आपको म्यू मिल जाएगा JX अपॉन EX। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा? R इंटू एच। मीन्स गतिशीलता का पद अपने पास म्यू ये निकल के आ गया। अब देखिएगा, बताया था J किसके बराबर होता है? सिग्मा E। तो सिग्मा क्या हो गया? J अपॉन E। तो J अपॉन E की जगह आप क्या रख सकते हो? सिग्मा। मीन्स म्यू बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू क्या हो गया? RH। इन दोनों इक्वेशन से आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। और J अपॉन E क्या मिलेगा आपको? सिग्मा। तो सिग्मा इंटू क्या हो गया? RH। ठीक है, अपन ने पढ़ा है कि होल गुणांक क्या होता है। होल गुणांक के द्वारा गतिशीलता कैसे डिसाइड करते हैं? सीधी डेफिनेशन लगा दी। तो गतिशीलता आपके पास है तो आप किसके पदों में लिख सकते हो? सिग्मा के पदों में। तो यहाँ से आगे प्रॉपर आपको कह दे कि चालकता का मान क्या है। ठीक है, तो सिग्मा क्या मिला आपको? म्यू अपॉन RH। देखो एक दूसरे के कैसा आ रहा है? उल्टा आ रहा है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है तो इनके बीच कोई एंगल बने। ठीक है ना, मीन्स विद्युत क्षेत्र अपने पास दो प्रकार के हैं, एक तो x दिशा में है, एक लंबवत दिशा में ES। तो इन दोनों के बीच बनने वाले कोण को होल कोण कहते हैं। मीन्स EH और EX के बीच जो एंगल बनता है उसको अपन क्या कहते हैं जी? होल कोण। ठीक है, निकालना चाहिए होल कोण। मान लो कोई फाई है, ठीक है, और इस फाई का मान किसके इक्वल होगा? EH अपॉन EX के इक्वल होगा। समझ आई बात? अपन ने पूरा होल प्रभाव पढ़ा है, होल गुणांक कैसे निकलता है, गतिशीलता। उसके बाद ये कहा कि लंबवत दिशा में E का मान और किसी दिशा में E का मान का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहा जाता है जी? होल कोण कहा जाता है। लेकिन अब ये आ गया कि आपने पढ़ लिया, लेकिन प्रयोग के द्वारा आप कैसे बताओगे कि यही होल गुणांक है? मीन्स नेक्स्ट अपने लिए टास्क क्या है? होल प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन।
मीन्स किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप कैसे बता पाओगे कि ये होल प्रभाव है। मीन्स इससे आगे वाली क्लास में आपके लिए क्या आएगा, होल प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन, कि प्रयोग द्वारा कैसे आप प्रूव करोगे। उसके साथ अर्धचालकों में होल प्रभाव कितना होता है, ठीक है ना। होल प्रभाव 3 टाइप का होता है। फर्स्ट 3 टाइप का मतलब 3 प्रकार से पढ़ा जाता है। फर्स्ट यहाँ तक, दूसरा प्रयोग के द्वारा कैसे शो करते हो, तीसरा क्या है किसी अर्धचालक का होल प्रभाव क्या होता है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसे नहीं है आपने कमेंट किया और एक फ्री वे में ले लिया और आपको आंसर नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। किसी भी टॉपिक में कहाँ पे भी दिक्कत है तुरंत कमेंट कर देना। और यदि आप वीडियोस देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो इससे भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।